हेलो टू ऑल, दिस इज़ योर्स चैनल प्रशम स्टडी एंड दिस इज़ निशा कौशिक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर को कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो किस स्टेट में हमें वापस मिला। तो इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के अंदर क्यों आए थे, फिर किस तरह से उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया, क्या कंसिक्वेंसेस थे एंड देन कंक्लूजन। अगर मैं बात करूँ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के अंदर क्यों आए, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कि भाई जो 18th सेंचुरी थी एक ऐसा टाइम पीरियड था जब ब्रिटेन में एक रिवॉल्यूशन चला था, दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो उस इंडस्ट्रीज़ के नीड्स को पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स को नीड थी रॉ मटेरियल की, जो उन्हें इंडिया में ईजिली अवेलेबल था। इसके अलावा उनके कुछ मोटिव्स थे कि वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर जितना भी रॉ मटेरियल है, प्राइमरी प्रोडक्ट है, वो ब्रिटेन में सप्लाई हो ताकि हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। और इसके अलावा जो सेकंड रीज़न था वो इंडिया के मार्केट्स को ब्रिटिश प्रोडक्ट से फुल करना चाहते थे। अब हम देखते हैं कि भाई किस तरह से उन्होंने हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको डिस्ट्रॉय किया। तो 2 वे से उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। फर्स्ट वे था कि भाई जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। सेकंड वे था कि भाई इन फ्यूचर यानी कि 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में एक मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया के अंदर, तो उसकी ग्रोथ को कैसे ना कैसे करके क्या रोका जाए। तो ये 2 तरीके थे जब उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिके किया था। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वे से कि भाई कैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिके किया गया था। तो फर्स्ट पॉलिसी थी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर क्या था कि भाई ऐसी गुड्स जिनका ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होना है यानी कि रॉ मटेरियल का, उस पर कोई भी चार्जेस या कोई भी टैरिफ चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग ब्रिटेन से कोई भी गुड्स को इंपोर्ट करेंगे तो भी कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग हैंडीक्राफ्ट गुड्स का एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें एक हैवी अमाउंट में ड्यूटी क्या करनी होगी, पे करनी पड़ेगी। जिसकी वजह से क्या हुआ कि भाई जब कभी भी किसी गुड्स का ड्यूटी बढ़ जाती है तो उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से लोग उसकी डिमांड को कम करना स्टार्ट कर देते हैं। यही रीज़न था हैंडीक्राफ्ट का डिके होने का। सेकंड है डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। इसके अंदर क्या था कि भाई जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर नहीं थे तो जितने भी नवाब्स, राजा, प्रिंस या एम्परर्स थे वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स को क्या करते थे, प्रमोट करते थे। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी खासी थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए तो उनकी वजह से जितने भी हमारे नवाब्स और राजा थे वो डिसअपियर हो गए, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने वाला अब कोई भी नहीं था। अब जब कोई हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने वाला ही नहीं होगा तो ऑब्वियस है इसकी डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। तो एक सेकंड रीज़न था कि भाई हैंडीक्राफ्ट गुड्स की डिमांड का कम होने का। थर्ड रीज़न है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई ऐसी गुड्स जो मशीनों से बनी है, एक तो बहुत जल्दी बनती है, इसके अलावा जो इनकी जो कॉस्ट आती है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम आती है, जिसकी वजह से मशीनों से बनी हुई जो गुड्स होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू हैंडीक्राफ्ट बहुत ही चीप होती हैं। अब क्योंकि मशीनों से बनी हुई गुड्स बहुत चीप थी तो जिसकी वजह से लोगों ने हैंडीक्राफ्ट जो गुड्स थी उनको उनकी डिमांड करना अब कम कर दिया, क्योंकि अब हैंडीक्राफ्ट गुड्स उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्या पड़ रही थी, कॉस्टली पड़ रही थी एज़ कम्पेयर टू मशीन प्रोडक्ट। जिसकी वजह से क्या हुआ कि भाई जो इंडिया के क्राफ्टमैन थे वो अब इन मशीन मेड प्रोडक्ट से कॉम्पिटिशन नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी एंटरप्राइजेस को क्या करना पड़ा, शट डाउन करना पड़ा। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे 4th पॉइंट को, दैट इज़ न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब इसके अंदर क्या था कि भाई जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर रूलिंग कर रहे थे तो उस टाइम पर इंडिया के अंदर एक क्लास इमर्ज हो रही थी जो कि वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करना चाहती थी, जिसकी वजह से अब डिमांड में हमने क्या देखा, एक न्यू पैटर्न देखा। क्या था कि भाई अब लोग वेस्टर्न गुड्स की डिमांड को करने लग रहे थे, लेकिन अगर मैं बात करूँ उनके खुद के हैंडीक्राफ्ट गुड्स की तो इनकी डिमांड इन लोगों ने करनी क्या कर दी, बंद कर दी, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट अब क्या हो रहा था, डिके हो रहा था। 5th पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। इसके अंदर क्या हुआ कि भाई जब रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया के अंदर तो ब्रिटिशर्स के लिए अब ट्रेडिंग करना पहले से भी ज़्यादा क्या हुआ, आसान हुआ। क्यों? क्योंकि अब वो रेलवे के थ्रू अपनी ब्रिटिश गुड्स को इंडिया के मार्केट्स के अंदर बहुत ईजिली ला सकते थे। अब क्योंकि वो रेलवेज़ के थ्रू अपनी गुड्स को इंडिया के अंदर ला रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा उन्हें क्या पड़ रहा था, चीप पड़ रहा था। तो धीरे धीरे करके इंडिया की जो मार्केट थी वो फुल हो गई ब्रिटिश गुड्स से। तो अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकला कि भाई अब जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया की इकोनॉमी को एक कॉलोनियल मार्केट्स में चेंज करने में क्या हुए, सक्सेस हुए।
तो अब हमारे यहाँ की जो मार्केट थी वो ब्रिटिश गुड्स से फुल थी। स्टार्ट करते हैं सेकेंड वे से, दैट इज़ ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। यानी कि 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जब कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही थी इंडिया के अंदर, तो उन इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हो सके, इसके लिए हमारा जो स्टेक था यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन्होंने कोई भी अपने खास एफर्ट्स नहीं दिखाए थे, जिसकी वजह से इन इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या हुई थी, स्लो रह गई थी। फिर क्या हुआ था कि भाई जो स्टेट पार्टिसिपेशन जो था मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर वो बहुत ही लिमिटेड था। इसके अलावा वो कुछ ऐसे एरिया पे वर्क कर रहा था जिनसे उनके जो ब्रिटिश प्रोडक्ट के लिए जो मार्केट का साइज़ है वो ज़्यादा क्या हो सके, बड़ा हो सके, यानी कि एनलार्ज कर सके। जैसे कि भाई रेलवे का इंट्रोडक्शन है ना, रेलवे के इंट्रोडक्शन ने क्या किया था, मार्केट्स के साइज़ को बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर दिया था। इसके अलावा अगर भाई पोर्ट्स की डेवलपमेंट की जाए तो उससे होगा क्या कि भाई उससे अब जो ट्रेडिंग है यानी कि एक कंट्री ब्रिटेन से इंडिया के अंदर अपनी गुड्स को लाना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो वो कुछ ऐसे ही स्पेसिफिक एरिया पे क्या कर रही थी, वर्क कर रही थी, जिससे सिर्फ उनकी जो मार्केट्स का साइज़ है वो बढ़ सके। थर्ड पॉइंट है कि भाई 1947 में हमने ये भी देखा कि जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं वो बिल्कुल भी नहीं है इंडिया के अंदर। अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री होती क्या है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो प्रोड्यूस करती है प्लांट एंड मशीनरीज़ को। तो इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा लैग देखा गया था। अब हम आते हैं कंक्लूज़न पे कि इनका कंक्लूज़न क्या निकलता है। फर्स्ट कंक्लूज़न है कि भाई जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। कैसे डिस्ट्रॉय की गई इसके हमने 5 पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। फिर सेकंड पॉइंट है कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जो ग्रोथ थी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। इसका रीज़न क्या था कि भाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इसकी ग्रोथ के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं दिखाए थे। थर्ड पॉइंट है कि भाई जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्लांट एंड मशीनरी को प्रोड्यूस करती हैं वो अभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं थी। फोर्थ पॉइंट है कि भाई जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था वो डिके हो चुका था, लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की तो वो अभी भी अपने इन्फेंट स्टेज में ही थी, यानी कि इनकी जो ग्रोथ थी वो बहुत अच्छी तरह से अभी भी नहीं हुई थी। तो ये कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा था 1947 में। ठीक है, अगर आपको ये जो सेशन है अगर पसंद आए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो 9th to 12th में पढ़ रहे हैं जिनके लिए कोचिंग अफोर्ड करना मुश्किल है, आप उन बच्चों तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।